ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट बैरोमीटर है इकोनॉमी का। कैसे? कि स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है ना, आप उसको सिर्फ ट्रेडिंग के तौर पे मत देखो। जब मार्केट गिरता है, मार्केट किन वजहों से गिरता है? मार्केट कब गिरता है? जब सेलिंग आती है। और सेलिंग क्यों होती है? जब लोग अपने स्टॉक्स को बेच के बाहर निकलते हैं। मान लो मैंने कोई होल्डिंग करके रखी है काफी लंबे टाइम से, क्योंकि मुझे अभी तक यकीन था कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं उनके अंदर होल्ड करके बैठा रहूंगा और मुझे जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे मुझे पैसा आएगा। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है जब मेरा ट्रस्ट स्टॉक मार्केट से उठता है, चाहे वो किसी स्कैम की वजह से हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से हो, चाहे किसी भी रीजन से हो, तो मैं अपना पैसा मार्केट से बाहर निकालता हूँ। यही होता है, इन्वेस्टर यही करते हैं जनरली। और यही तरीका होता है बाहर वालों का भी, जो एफ होते हैं यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो भी यही करते हैं। जितने बाहर के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, जब उनका भरोसा हटता उठता है हिंदुस्तान पे से कि यार नहीं, यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्लो डाउन आ सकता है, ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है, तो वो लोग अपना पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से बाजार गिरना शुरू होता है। तो दैट मीन्स कि बाजार के गिरने का डायरेक्ट रिलेशन हमारी इकोनॉमी से होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इट इज अ प्लेस वेयर यू कैन ट्रेड इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटीज, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी एंड करेंसी। तो सबको पता ही होगा। आप आप ऑब्वियसली बेसिक सीखने आए हो, लेकिन इतना ज्यादा बेसिक भी क्या बताना है, तो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड क्या चीजें होती हैं। नमकीन बिस्किट और ब्रेड तो मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे तो स्टॉक्स मिलते हैं, कमोडिटीज मिलती है, इक्विटीज में ट्रेड होता है, और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है, करेंसी में ट्रेड होता है। ठीक है, एक सेकंड। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन और चैट में अगर बार बार बात करोगे तो अल्टीमेटली सब लोग डिस्टर्ब होंगे। सर मेरे तरफ से रोटेट होगा तो आपके स्क्रीन नहीं, रोटेट नहीं होगा भाई। रोटेट कोई भी कर सकता है, मेरी स्क्रीन रोटेट नहीं होगी। ठीक है, चलो। इनिशियल पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट वाज टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम पब्लिक टू ग्रो। इसके बारे में कोई जानता है? जिसको आईपीओ बोला जाता है। आईपीओ आप लोग जानते हो कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक आता है तो किस तरीके से आता है? आईपीओ के थ्रू आता है। आईपीओ क्या होता है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी जानकारी देता हूँ कि जब भी किसी बिजनेस को ग्रो होना होता है और उसको फंड चाहिए होता है, तो वो स्टॉक मार्केट के थ्रू आता है। ठीक है, एक सेकंड गाइस। ठीक है, तो जब भी किसी कंपनी को ग्रो होना होता है, उसे फंड चाहिए होता है, तो फिर वो स्टॉक मार्केट के का ही एक रास्ता होता है उसके बाद, जिसके थ्रू उसको फंड्स मिलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। Nowadays stock market is widely known for future and option trading, obviously सब ये यही तो हमारा मुद्दा है। मेन मुद्दे की बात यही है कि आज के टाइम पे इक्विटीज को हर कोई भूल चुका है, आईपीओ को हर कोई भूल चुका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हर कोई भूल चुका है, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके अलावा उसको कुछ जानना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इज इक्वल टू लिखता है अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन लिख देता है, उसको मतलब ही नहीं है कि स्टॉक्स भी कोई चीज होती है भाई। स्टॉक्स के बाद ही तो ये सब चीजें आई हैं। एक्चुअल जो स्टॉक मार्केट का बेस है वो तो स्टॉक से ही है। स्टॉक मार्केट का मतलब स्टॉक का मार्केट। अब आप स्टॉक को ही भूल चुके हो, आप इक्विटीज को ही भूल चुके हो, आपने उसी को एकदम लात मार दी कि चल हट, मैं तो ऑप्शन यार। जब तक आप उसको नहीं सीखोगे आप इधर कैसे बढ़ोगे आगे? मेन बेस तो वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड, ऑब्वियसली कि हर धंधे के अंदर स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। आज अगर मैं कोई दुकान स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या लेना पड़ता है? जीएसटी सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर आप धंधे में, यानी स्टॉक मार्केट है मेरा बिजनेस, ये बिजनेस ही है, अगर आप इसके अंदर बिजनेस करने आ रहे हो तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, उसके बिना आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया जो चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। You can assume stock market as other professions like a departmental store और किराना शॉप। फिर हाँ, इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं लाइव सेशन में बहुत बार बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट को जिस दिन आप एक किराना शॉप या डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा नहीं यार, अब लग रहा है कि ये बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक शॉप ओनर क्या करता है, शॉप ओनर की अपनी खुद की कॉस्टिंग भी होती है। भाई दुकान रेंट पे ली, सामान डाला, रॉ मटेरियल डाला। रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आ रहा है? रॉ मटेरियल लाने की भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे भाई, सबको आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे को इंटरनेट अनस्टेबल का यहाँ पे एक अभी नोटिफिकेशन आया है। आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है, सबको क्लियर है? दोबारा पूछ रहा हूँ।
मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हुआ है अभी, नोटिफिकेशन आई है मेरे पास, एक बार बता दो जल्दी से। ठीक है चलो। तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला क्या करता है, होलसेलर के पास जाएगा या नियरेस्ट जो भी मंडी होगी वहां जाएगा, सामान उठा के लाएगा। वो सामान वो 50 रुपए का मान लो कोई चीज लेके आता है, उसको 60 रुपए 65 रुपए बेचेगा तो उसका मार्जिन बनता है, ठीक है। लेकिन जब वो उसको बेचता है तो क्या वो 15 का 15 रुपए पूरी उसकी जेब में जाता है? नहीं, उसकी जो कॉस्टिंग है पहले वो निकलती है। एक्चुअली में जो उसने सेल करी उसको रेवेन्यू बोलते हैं। जब आप फंडामेंटल में पढ़ोगे मेरे से तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेल का मतलब रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जनरेट करा, उस रेवेन्यू में से जो उसने खर्चे काटे, जो उसने दुकान उठाई हो सकता है वो लोन पे ली हो, तो लोन अगर लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो पे करेगा उसका खर्चे में आ गया, तो बैलेंस शीट में खर्चे वाले सेक्शन में आता है वो, ठीक है। तो उसने लोन की रीपेमेंट करी, उसने अपने सैलरी दी, जो लड़के रखे हुए हैं उसने दुकान का किराया दिया, बिजली दी, जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसकी कॉस्टिंग दी, तब सब कुछ निकालने के बाद जो बचा वो उसका नेट प्रॉफिट। तो तब जाकर के उसका नेट प्रॉफिट निकलता है। तो वो नेट प्रॉफिट का आपको पता क्या रेशियो होता है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे नेट प्रॉफिट क्या रेशियो होता है आपको मालूम है? 5-7%, मैक्सिमम 10%। किसी का बहुत ही अच्छा कुछ, मान लो उसने 50 लाख की सेल करी, तब जाकर उसका 5-7 लाख रुपए बनता है। 10-12% का मैक्सिमम निकाल लेता है वो, ठीक है। 5 से 8% लोग बोल रहे हैं, मैं चलो फिर भी 10-12% मान रहा हूँ। लेकिन वो 10-12% क्या है, इतना हेडेक लेके एक दुकान खोलेगा, 12-15 घंटे वहां बैठेगा, स्टाफ रखेगा, स्टाफ का अलग मसला रहता है, साला कुछ चोरी हो गया, कुछ ना हो गया, दुकान में आग लगी, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, 50 चीजें होती हैं, ठीक है। तब जाकर के वो कितना बचा पाता है पूरे महीने में? 5%, 8%, 10%। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो पहले दिन ही डालेंगे 5,000 रुपए और एक्सपेक्ट करेंगे कि 50,000 रुपए लेके उठूंगा आज। अगर उनको 2,000 का प्रॉफिट भी आ रहा होगा ना, बुक नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं यार अभी तो और आएगा। लेकिन अगर वही बंदा दुकान खोलेगा ना 5 लाख रुपए लगा के, तो उसका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा, बोलेगा नहीं यार 5 लाख रुपए लगाए हैं, पापा ने तो साफ बोला है मेरे को, अगर 20,000 बच जाए तो बहुत है। फैक्ट है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन दिस प्रोफेशन। ऑब्वियसली जो सब मैं बातें बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज लगेगी, स्किल्स लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगा। और उसी के लिए आप लोगों के साथ में अभी इतना जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ। जो इतना हम वेबिनार ले रहे हैं, डेली लाइव आ रहा हूँ मैं, ये सब इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एक्सचेंजेस एंड हाउ दे वर्क। चलो अब सीधा हमने ये समझ लिया मार्केट क्या है क्या नहीं, ये सब पता लग गया, हमें कैसी अप्रोच रखती है स्टॉक मार्केट को, किस तरीके से देखना है, डेमैट ट्रेडिंग आउट की रिक्वायरमेंट होती है, सब चीजें होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि मार्केट के अंदर काम किस तरीके से करने हैं, हमारे पास क्या मोड है, हमारे पास कितने एक्सचेंज है, कितना इंडाइसिस है, क्या क्या चीजें हैं, वो बात करते हैं। तो व्हाट आर एक्सचेंजेस एंड हाउ दे वर्क, ठीक है। आर रेगुलेटेड मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स परचेज एंड सेल शेयर। अच्छा एक बात और है भाई, किसी को भी हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत है आप टेंशन मत लो, सामने इंग्लिश में लिखा है पीपीटी, आपको उसकी प्योर हिंदी एक्सप्लेन करने के लिए मैं बैठा हूँ। तो आपको अगर पीपीटी नहीं भी देखनी है मत देखो, एक्सप्लेनेशन मैं सामने से दे ही रहा हूँ, ठीक है। और जितना उसमें लिखा है उससे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। तो हिंदी वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, भैया हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी पे पूरा भरोसा रखते हैं और हिंदी ही बोलेंगे आगे भी, और हिंदी में बात करेंगे हमेशा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वी आर प्राउड इंडियन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रोकर्स आर यूज्ड बाय द इन्वेस्टर्स टू कनेक्ट देम टू द एक्सचेंजेस। चलो अभी एक्सचेंज की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लेता हूं मैंने आज एक फ्रूट फ्रूट वाला मैंने कोई स्टॉल खोला। अब मैंने फ्रूट स्टॉल खोला है तो भैया मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे फ्रूट चाहिए होगा बेचने के लिए। फ्रूट कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं अपने बगल वाले से फ्रूट खरीद के बेचूंगा तो मुझे मार्जिन ही नहीं मिलेगा, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? मंडी। अब मंडी, अब हर एरिया में जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, अभी मुझे नहीं पता कहाँ से बिलोंग करते हो, जहां भी रह रहे हो, एक मंडी होती है जो आपके घर के पास होती है नियरेस्ट, और एक मंडी होती है जो आपके घर से दूर होती है, वो होती है मेन मंडी, जहां से वो नियरेस्ट वाली मंडी तक सामान पहुंचता है और फिर वहां से आप तक सामान पहुंचता है, यही होता है सब जगह। तो जो मेन मंडी होती है और जो लोकल वाली मंडी होती है नियरेस्ट वाली, उन दोनों में फर्क है, रेट में भी फर्क है, क्वांटिटी में भी फर्क है, वॉल्यूम का फर्क होता है ना, वॉल्यूम और प्राइस दोनों का फर्क होता है। सेम एनएससी एंड बीएससी। स्टॉक मार्केट की भी दो मंडियां हैं जहां पर स्टॉक्स बिकते हैं, पहली एनएससी दूसरी बीएससी। सबसे पहली वैसे बीएससी थी, आज के टाइम पे एनएससी मेन हो गई है। सबसे पहला जो एक्सचेंज आया था बीएससी आया था, आप सबको पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जितने एक्सपीरियंस लोग हैं सबको पता है। तो मान चलो इसको उल्टा कर देते, मान लेते बीएससी पहला, एनएससी दूसरा। लेकिन हुआ क्या, जैसे से टाइम बीतता चला गया, जैसे से टाइम आगे बढ़ा, लोगों ने एनएससी पे ट्रेड करना ज्यादा स्टार्ट कर दिए, एनएससी पे वॉल्यूम ज्यादा आना स्टार्ट हो गया, बीएससी कहीं ना कहीं पीछे रह गया टर्नओवर के मामले में। जब एनएससी पे वॉल्यूम ज्यादा आना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस ही एनएससी को देनी स्टार्ट कर दी, और आज तक वो प्रेफरेंस चेंज ही नहीं हुई है।
आज भी एनएससी को ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है, बिकॉज उसके उसमें हाई वॉल्यूम है। अभी आपने सुना होगा सेंसेक्स के ऑप्शंस लॉन्च हुए हैं, सबने सुना होगा, लेकिन आप कितने लोगों के ब्रोकर के पास, कितना लोगों का ब्रोकर ऐसा है जो सेंसेक्स का ऑप्शन आपको अलाउ कर रहा है ट्रेड करने के लिए? बहुत रेयर होगा। ठीक है, अभी हम जिसके साथ जुड़े हैं एलिस ब्लू के साथ, उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो बहुत कम ब्रोकर से अलाउ किया है। क्यों अलाउ करा, कम ब्रोकर ने अलाउ करा है? जीरोधा ने कर दिया, मुझे पता नहीं, कर दिया हो सकता है, लेकिन सेंसेक्स के ऑप्शन 1-1.5 महीने पहले से चालू हो गए थे, शायद उससे भी पहले से, बट अब जाके वो आने शुरू हुए हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता वहां पे, उस एक्सचेंज पे वॉल्यूम नहीं होता, लोग जाते ही नहीं, वहां इंटरेस्ट ही नहीं लोगों का। ठीक है, अभी आपको पता है एक कॉन्फ्लिक्ट आया था पीछे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को होती है, तो अपने एनएससी ने क्या डिक्लेयर करा कि भैया हम लोग भी फ्राइडे को करेंगे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो क्या हुआ, सडनली एकदम से सब कुछ चेंज हो गया कि नहीं यार ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, नहीं नहीं आप तो दूसरे एक्सचेंज को मारने में लगे हो, तो आप क्या करो, आप एक काम करो, आप अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट कर दो वेडनेसडे पे, हमारी वाली फ्राइडे को रहने दो। तो दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ, तो अभी फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है और वेडनेसडे को अब आपका बैंक निफ्टी हुआ करेगा सितंबर से। ठीक है, तो क्या हुआ है शुरू से ही, जब से एनएससी आया, एनएससी ने बीएससी का सारा वॉल्यूम खा लिया। आज के टाइम में ज्यादातर लोग एनएससी पे, सेम जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बड़ी मंडी पे ज्यादा माल गिरता है और ज्यादा वहां पे रेट कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट कम होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम का मेन गेम है, वॉल्यूम ज्यादा है। अगर किसी को मान लो 10 लाख शेयर उठाने हैं, तो वो अगर बीएससी पे जाएगा तो शायद हो सकता है कि 10 लाख की उसको डेप्थ ना मिले, मतलब वहां पे हो सकता है सैलरी ना मिले, लेकिन अगर एनएससी पे आएगा ना, तो सेम टाइम पे उसके सारे के सारे शेयर जो है वो वॉल्यूम में हो सकते हैं, मतलब सारे के सारे शेयर जो डिसॉल्व हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे, 10 के 10 लाख शेयर गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई 10 लाख शेयर भी किसी किसी भी शेयर, जैसे किसी बड़े शेयर में डालेगा, तो आपको पता लगेगा कि 10 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो गया तुरंत ही। ठीक है, ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में जान लो, एनएससी बीएससी के बारे में। एनएससी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सिंपल सी टर्म है। ब्रोकिंग फैसिलिटीज आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल द शेयर्स। ब्रोकिंग फैसिलिटी क्या है? एनएससी एंड बीएससी ने बोला कि भैया हम अपने पास जो है ना, ये नहीं बिठाना चाहते हैं, कोई स्टाफ नहीं रखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना चाहते हम कुछ भी, हम एक काम करेंगे, हम मीडिएटर्स रखेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली कस्टमर से इनके पास नहीं जाएंगे, हम मीडिएटर्स रखेंगे। उन मीडिएटर्स का काम होगा पूरी जनता को अपने पास लेके आना और ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें बढ़ा के देना। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने ब्रोकर को हायर किया कि भैया एक काम करो, तुम हमारे से टोकन ले लो। आप लोगों को कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि एनएससी एंड बीएससी का टोकन मिलता है, उस टोकन के अलग अलग वैल्यू है। कोई टोकन 15 लाख का आता है, कोई 20 लाख का आता है, कोई 1-1 करोड़ के भी टोकन आते हैं। तो टोकन क्या होते हैं? लेट सपोज मैंने फिन एक्सपर्ट नाम से ब्रोकिंग स्टार्ट करी, फिन एक्सपर्ट्स ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मैं एक्सचेंजेस में गया, मैंने अप्लाई किया कि यार मेरे को ना एनएससी बीएससी आप मतलब दोनों के ही मुझे ये चाहिए, ट्रेडिंग ये बनना है पार्टनर, तो मेरे को ब्रोकरशिप का लाइसेंस चाहिए। तो मैं क्या, उन्होंने बोला ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्लाइंटेज वाला काम करना है या आपको ट्रेडिंग करनी है, या आपको बंदे बिठा के ट्रेडिंग करवानी है? तो मैंने बोला मुझे क्लाइंटेज वाला काम करना है, जो जरूरत कर रहा है। तो बोलेगा ठीक है, आप एक काम करो, 25 लाख रुपए जमा करा दो और कुछ फॉर्मेलिटीज वो कर दो, डॉक्यूमेंटेशन जमा कराओ, हम पहले आपका पूरा चेक करेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, वो सब चीज चेक करके अगर हमें लगेगा कि आप रिलेवेंट हो, तो फिर आपको हम ओके कर देंगे। तो तब जा करके उनको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन, अब आप जाओगे ना किसी ब्रोकर की साइड पे, तो वहां पे देखना नीचे नंबर दिया होता है। ठीक है, टोकन नंबर बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं वो लोग, उनका नीचे मेंशन होता है, तो वही नंबर होता है। उस नंबर को मिलने के बाद ब्रोकर एफिलिएट हो जाता है एनएससी बीएससी के थ्रू, एंड देन वो अपनी पब्लिसिटी कर सकता है, क्लाइंट्स के ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकता है, और जितनी भी कार्रवाई है वो आगे की कर सकता है, जैसे कि अदर ब्रोकर्स करते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा फंडा। तो एनएससी बीएससी ने क्या बोला कि भैया आप लोग क्लाइंट्स बनाओगे, हम आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आप वो सेम फैसिलिटीज आगे प्रोवाइड करोगे, और आप बीच में हो, सिर्फ कमीशन चार्ज करोगे। आपका काम सिर्फ कमीशन चार्ज करने का है। आप किसी का पैसा खा नहीं सकते, आप किसी का पैसे का डिपॉजिट अपने पास मार नहीं सकते, आपका काम है सिर्फ उनको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उनसे कमीशन चार्ज करना, वो भी बेयर मिनिमम। उसके भी रूल्स रेगुलेशन है, वो भी सब मेंशन है। ठीक है, ये हो गया ब्रोकर, जिसको मीडिएटर बोला जाता है। 50 NSE and 30 BSE stocks are chosen in order to give us an overall prediction of the market। ठीक है, ये तो क्लियर है। एनएससी के अंदर 50 स्टॉक्स होते हैं, बीएससी के अंदर 30 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, एनएससी के अंदर 50 स्टॉक्स जो होते हैं, एक एनएससी ने एक बकेट बना दी अपनी, उसको उसका नाम इंडेक्स दे दिया है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 50 स्टॉक्स आएंगे। उन 50 स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट आएगी, उस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करेगा। ठीक है, आपने अगर देखा कि सेंसेक्स आज 500 पॉइंट चढ़ गया, तो सेंसेक्स 500 पॉइंट चढ़ गया, सेंसेक्स कैसे चढ़ गया? सेंसेक्स को कौन चढ़ाएगा भाई? सेंसेक्स को चलाने वाला कौन है? वो 30 स्टॉक्स जो है, जो यहाँ पे लिखा है ना बीएससी 30, तो ये जो स्टॉक्स है ये चलाएंगे सेंसेक्स को। ये 30 स्टॉक्स के अंदर अगर मूवमेंट आ रही है,
तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, अगर 30 स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आ रही है तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे एनएससी के अंदर 50 स्टॉक्स अगर चलेंगे, 50 नहीं भी चले, ऐसा जरूरी नहीं कि 50 के 50 चले, अगर 50 में से 20 स्टॉक भी चल रहे हैं और वो 20 की 20 स्टॉक ऐसे जिनकी वेटेज ज्यादा है तो मार्केट ऊपर आएगा। मैं तो कह रहा हूं अगर 50 में से 10 भी चल रहे हैं और उन 10 की वेटेज ज्यादा है तो मार्केट ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किन स्टॉक्स की वेटेज ज्यादा है कम है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनएससी इज इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये आप पढ़ लो, आपको अगर नहीं पता तो ये आपको पता लग जाएगा, नहीं तो गूगल पे सब चीजें मिल जाती है। एनएससी जो है इंडिया का लार्जेस्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एनएससी में ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, एंड वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, जो कि बीएससी अभी तक पहुंच नहीं पाया, आगे भी नहीं लगता कि पहुंच पाएगा। ठीक है, एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज बीएससी, अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली इसके बारे में। ऑल्सो इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है, तो उसके बाद भी वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। तो उसी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सेंसेक्स के ऑप्शन ले आए कि भाई सेंसेक्स के ऑप्शन निकालेंगे तो हो सकता है वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 3 स्लाइड हो चुकी है, फटाफट पूछ लो, 2-4 लोगों के आंसर मिल जाएंगे जो भी पूछेगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, 4-5 लोगों के रिप्लाई आ गए हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं वर्किंग पे। एनएससी एंड बीएससी की वर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करते हैं लोग। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यू मे हैव हर्ड एनएस, हु इज फाउंडर ऑफ एनएससी बीएससी। एक बात बताओ मुझे, आपको मार्केट में ट्रेडिंग कर रही है, आपको ये देखना है कि इस प्रोफेशन में आकर के मैं किस तरीके से पैसा बनाऊं। ठीक है, जैसे ये तो वही वाली बात होगी कि पीवट पॉइंट्स हैं, लोग पीवट पॉइंट्स होते हैं, आपने आरएसआई भी सुना होगा, एमएससीडी सुना होगा। अब लोग ना उसके पूछते हैं कि इसके फॉर्मूला क्या है, ये जो 20 के नीचे आरएसआई जाएगा तो बाय करना है और 80 के ऊपर आएगा सेल करना है, इसका इसका मतलब क्या, लॉजिक क्या है? मुझे एक बात बताओ, आपको लॉजिक क्या जान के करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जाके करना क्या है आपको? आपको इसके अंदर लॉजिक समझने है कि पैसा किस तरीके से बनाया जाए, एक्चुअली वो मार्केट का वर्किंग का तरीका क्या है। लेकिन आप उसके पीछे अगर जाओगे कि फाउंडर कौन है और उसका ये उससे वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसको हम कोर्स में इसलिए नहीं डालते हैं कि उसका लॉजिक कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इनकी वर्किंग क्या है। भाई इसका, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ तो उसका इसका काम क्या है। जिस चीज का काम ही नहीं पढ़ के तो उसका भाई हमने कोई एग्जाम तो देना नहीं है, हमने स्टॉक मार्केट को यूज करना है एज अ प्रोफेशन, पैसा बनाना है। हमने इसके पढ़ाई लिखाई करके कोई एग्जाम तो देना नहीं है कि भैया हमारी कोई बहुत बड़ी जॉब लगने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को वो चीजें हमने इसमें डाली नहीं है, जो चीजें हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You may have heard Sensex and Nifty previously. These both are indexes which reflect NSE and BSE reflect. ठीक है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि निफ्टी जो है वो एनएससी को रिफ्लेक्ट करता है और सेंसेक्स जो है वो बीएससी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जब भी आप निफ्टी वर्ड सुनो दैट मींस कि वहां पे एनएससी की बात हो रही है, जब भी आप ये सेंसेक्स का वर्ड सुनो तो समझ लो कि बीएससी की बात हो रही है। ठीक है, सेंसेक्स मतलब बीएससी के स्टॉक्स और निफ्टी मतलब एनएससी के स्टॉक्स, सिंपल है। The value of Sensex and Nifty increases if the price of any of the NSE or BSE stock rise. सिंपल है, जब भी एनएससी और बीएससी के स्टॉक्स में राइज या फॉल आएगा तो इनके इंडेक्स भी ऊपर नीचे होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मे बी पॉसिबल काफी लोगों को ये भी ना पता हो आज तक कि जब उनके स्टॉक्स में कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनके इंडेक्स में होता है। ठीक है, दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काफी सारे लोग ज्वाइंड है, मे बी पॉसिबल आप लोगों को कुछ काम पड़े, संडे का दिन है, बीच में घर वाले भी डिस्टर्ब करेंगे, 50 काम हो सकते हैं। कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में घर से बाहर निकल के भी ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी शायद घर पे जो है भाभी जी डांट रही होंगे कि आज के दिन क्या कर रहे हो। तो सतबीर जी देख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो करना क्या आपको, अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो उसको वीडियो को स्टॉप कर दो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आराम से देखना तसल्ली से। बड़ा सेशन है, मैं भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बैठा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे घर पे बहुत बड़ी पूजा थी आज, रुद्र अभिषेक था, करके पूरा प्रॉपर सब कुछ कर कर आके मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ तसल्ली से। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली देखो, इसको समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट अगर किसी को नहीं भी स्क्रीन देखनी है ना, सिर्फ हेडफोन लगा लो उतना भी बहुत है। मेरे को अपने समझाने के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। The business has to be registered to stock exchange if it wants capital from investor. Then it lands in the market with an IPO. क्लियर है? जब भी किसी बिजनेस को, चाहे वो गोलगप्पे वाला हो, चाहे चाट पापड़ी वाला हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे आज गोलगप्पे चाट पापड़ी वाले ही हैं जो बीकानेर स्वीट बना के बैठे हैं। ठीक है, कभी भी किसी को ये मत करना कि भैया ये कहाँ तक जा पाएगा। गोलगप्पे चाट पापड़ी वाले ही हैं जो बीकानेर भुजिया जिनकी आ गई है। बीकानेर भुजिया का आईपीओ आया है, नहीं आया? कौन थे वो? यही थे गोलगप्पे चाट पापड़ी वाले, जिन्होंने आगे जाके भुजिया बनाई, फिर उसके बाद आज वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो
किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये बंदा आईपीओ नहीं ला पाएगा, ये बंदा कहां तक हो जाएगा। हर किसी बंदे के माइंड में अपना सब कुछ सेट होता है कि मुझे कहां तक जाना है, सबके गोल सेट है, ठीक है। वो लोग आपकी तरह नहीं करते कि आज गया है उनको आज ही ऑप्शन के अंदर मारना है 50,000 रुपये और आज ही जीरो करना है। उनके गोल सेट होते हैं कि मैं 50,000 लगाऊंगा, मैं 500 ही बनाऊंगा बेशक, लेकिन लॉन्ग टर्म का मेरा गोल सेट है कि मुझे आज से 10 साल बाद कहाँ जाना है। तो गोलगप्पे चाट पापड़ी वाले आज पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे हुए, बीकानेर भुजिया का आईपीओ आ चुका है भैया, ठीक है। जिसने नहीं भी खानी शुरू कर दी उसने आईपीओ आने के बाद खानी शुरू कर दी है, ठीक है। तो हर कोई पहुंचता है, हर किसी का आईपीओ आ सकता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो वो रुक करते हैं मार्केट का, वो जाते हैं स्टॉक मार्केट में और एक्सचेंजेस को बोलते हैं कि भैया हमारा अभी तक का ये परफॉर्मेंस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट है, देख लो ये हमारी परफॉर्मेंस है, हमने अभी तक ऐसा परफॉर्म किया है, हम आगे भी ये करने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब आगे जो करने वाले हैं हम वो दिखा देते हैं, भैया इस हिसाब से रहने वाला है। अब आप बताओ क्या हमारी कंपनी इतना मतलब एलिजिबल है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में लेके आ पाओ। तो सेबी जो है वो पूरा का पूरा उनका सब कुछ सारा रिकॉर्ड देखती है, एंड देन उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है कि ठीक है आपका आईपीओ आ सकता है, और फिर उनकी सारी अलग जो अदर कंडीशन है वो फुलफिल की जाती है। देन उनका आईपीओ होता है, आप अप्लाई करते हो, और अगर अच्छी कंपनी होगी तो ऑब्वियसली आप देखते हो कि 100 गुना तक खुल जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब एक दिन में लोगों का पैसा डबल हो जाता है आईपीओ आते ही, बहुत होता है ऐसा, आपको पता ही होगा। तो किसी भी बिजनेस को आप लिस्ट कराया जा सकता है, लेकिन आपका बिजनेस सही होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम फॉर ईच शेयर, ठीक है। इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है जब बिजनेस ग्रो होता है। जब मान लो मैंने कंपनी फॉर्म करी, आईपीओ लेके आया, मैं उसको लिस्ट करा दिया स्टॉक मार्केट में, अभी वो ग्रो हो रही है, लोग पैसा लगा रहे हैं, वो ग्रो हो रही है, मैं मेरे पास जो पैसा कलेक्शन हो रहा है लोगों का, मैं उससे अपने बिजनेस में पैसा लगा के मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि पूरे साल के अंदर मुझे 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ नेट में। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं 10 करोड़ को अगेन बिजनेस में लगा दूं और उसके स्टॉक प्राइस को ग्रो करा दूं, पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं उस 10 करोड़ रुपए को जनता में बांट दूं एज अ डिविडेंड, ये भी पॉसिबल है। एज अ डिविडेंड मैंने बांट दिया, पॉसिबिलिटी है ना। अब अगर डिविडेंड बांटूंगा तो भी अल्टीमेटली जनता का फायदा है, और अगर बिजनेस में लगाऊंगा तो भी उनका फायदा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो भी उनको फायदा होगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग करूंगा, उसमें मैं इस चीज को सबसे डिस्कस करूंगा क्या करना चाहिए। तो जो मैक्सिमम वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज होती है, ठीक है। एनएससी एंड बीएससी आर इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, सबको पता है एनएससी एंड बीएससी जो है वो स्टॉक मार्केट के माई बाप है, इनके हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और अगर कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। डिविडेंड हर शेयर में क्यों नहीं मिलता, लॉजिक बिहाइंड दिस, डिविडेंड हर शेयर में क्यों मिलेगा भाई, हर शेयर में नहीं, हर कंपनी डिविडेंड क्यों देगी, क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका, हर कंपनी क्यों देगी। जिस कंपनी को प्रॉफिट आया ही नहीं वो शेयर क्या करेगी, और जिसको आया है वो उसके ऊपर है कि वो शेयर करना चाहती है या बिजनेस में लगाना चाहती है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। अब कहीं कोई दिक्कत है पूछ लो। 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो भाई वो भी बता देना, 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो बता देना। वैसे तो 15-20 मिनट बाद लेंगे हम, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो बता देना। किसी को चाय पानी पीना है, कोई घर के काम कर रहे हैं, बता देना, कोई दिक्कत नहीं, संडे का दिन है, मैं भी समझता हूँ, ठीक है। चलो किसी को नहीं चाहिए, सब कह रहे नहीं, आगे बढ़ो चलो। सेगमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, 5:45 को करो, आने दो, अभी और लोगों के रिप्लाई भी आने दो। आप लोग सजेस्ट करोगे कब करना चाहिए, मैंने 5:20 का टाइम रखा हुआ है वैसे, 1 घंटे बाद का। 4:20 पे हमने स्टार्ट किया था, और 5:20 का टाइम रखेंगे, ठीक है। चलो, सेगमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, तो पहला आता है कैश मार्केट। भाई बहुत ध्यान से सुनना, कुछ काम हम कर रहे हो तो साइड कर दो, पहले ही बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कैश मार्केट क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुन लो, फ्यूचर ऑप्शन आपको पता है। A cash market involves purchasing commodities or securities at the point of sale, like a stock exchange, where investors receive shares in exchange for cash, ठीक है। कैश मार्केट का मतलब क्या होगा, देखो जब मैं अपने जैसे सामने बैठ के जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं उनको 3-4 चीजें बताता हूँ, स्क्रीन पे बताता हूँ, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर तो खुला ही होगा अभी, विजिबल है, सबको विजिबल है जरूर, ठीक है। चलो इसमें हमारा, इसमें आते हैं, फर्स्ट वाले में आते हैं, चलो ब्लू चिप में आते हैं। अब ये एच डी एफ सी बैंक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये जो एच डी एफ सी बैंक आपको सामने दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, बताओ। एच डी एफ सी बैंक जो सामने लिखा है इसको क्या बोलते हैं, क्या ये फ्यूचर है, क्या ये ऑप्शन है, क्या है ये,
इंडेक्स है नहीं, उमेश जी इंडेक्स कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट इक्विटी ठीक है। तो काफी लोग रिप्लाई आ गए हैं, अब इस पर डिस्कस करते हैं। शेयर है ठीक है। तो जो एच डी एफ सी, आईसीआईसी, कोटक, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, आईटीसी, सनफार्मा, इन्फी, डीएलएफ और एसबीआई, ये जितनी भी हैं इन सबको मल्टीपल बोल सकते हो आप। शेयर भी बोल सकते हो, इक्विटी भी बोल सकते हो, कैश मार्केट के स्टॉक भी बोल सकते हो। कैश मार्केट के स्टॉक, मैं इसको कैश नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैश मार्केट के स्टॉक बोल रहा हूँ। ठीक है, आप शेयर भी बोल सकते हो, स्टॉक भी बोल सकते हो, इक्विटी बोल सकते हो। ठीक है, इनके बहुत तरह के नाम है। ठीक है, कई प्रोफेशनल प्लेयर हैं जिनको कैश बोलते हैं, कई लोग इसको इक्विटी बोलते हैं, कई लोग इसको स्टॉक बोलते हैं, कई लोग इसको शेयर बोलते हैं, और कई लोग इसको आपका कैश कैश मार्केट बोलते हैं। अब कैश मार्केट का मतलब क्या होता है? देखो, कैश मार्केट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी मैं इसको परचेज कर रहा हूं, मैंने आज अगर इसको बाय किया, जब मैंने इसको बाय करा, ठीक है, मैं इसमें एक ही क्वांटिटी मान लो मैंने ले ली, तो मेरे को कितने की पड़ी? 1562 रुपए की। ठीक है, आइसबर्ग आते हैं, रेगुलर ऑर्डर में आते हैं। 1562 रुपए की एक क्वांटिटी मैंने इसकी परचेज कर लेता हूं मैं आज। तो ये 1562 रुपए जो मैंने लगाए हैं, ये क्या हुआ? ये क्या किया मैंने? ये 1562 क्या है जो मैंने लगाया स्टॉक के अंदर? जो मैंने 1562 रुपए पे कर दिए मार्केट को, और मैंने स्टॉक परचेज कर लिया, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? क्या बन गया ये? इन्वेस्टमेंट। मेरे लिए बन गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप एसेट भी बोल सकते हो। और जो आपका एसेट होता है, वो आपका एसेट कैश से कम नहीं होता। आज मैंने गोल्ड पहना हुआ है, गोल्ड पहना है, ये सब गोल्ड पहना है, ये कैश से कम नहीं है। मैं इसको जा करके, कभी भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए, तो मैं इसको जा करके कहीं पर रखवा के कैश ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? बताओ। जो मैंने गोल्ड पहना है, मैं कहीं जा करके रखवा करके कैश ले सकता हूँ ना? कोई भी ले सकता है, मैं क्या? तो जो एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, एसेट होता है, वो कैश होता है, इक्विवेलेंट टू कैश होता है। इवन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। हम उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम भी कर सकते हैं। हो सकता है मेरे को एक चेन पसंद आया सोने की, तो मेरे किसी दोस्त ने हो सकता है कुछ और पहना है जो इसकी वर्थ के बराबर हो, तो मैं बोलूंगा भाई काम कर, तू ये ले ले, तू मेरे को अपना दे दे। वो बोलेगा ठीक है भाई, तू मेरे से ले जा, कुछ टाइम बाद वापस एक्सचेंज कर लेंगे। होता है ना ये, क्योंकि उसको पता है कि कल को लेके भाग भी गया तो टेंशन नहीं है, भाई मेरे पास तो उतनी वर्थ की चीज है ना। तो इसलिए वो कैश मार्केट बोला जाता है। मैं आपको ना इस वाले कॉन्सेप्ट से, ये जो लिखा हुआ है, अगर इस पे चलोगे ना, कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, अगर इस पे चलोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको एकदम देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। कुछ लोग तमिलनाडु से भी एडिड है, हो सकता है उनको ना समझ में आए, इतनी हम हिंदी में बात करते हैं, बट अगर उनको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है तो वो समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। असेट और आपकी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैश, इक्विवेलेंट टू कैश। ठीक है, और उसमें बार्टर भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए कैश मार्केट बोला जाता है, क्योंकि ये हम इसको एनी टाइम सेल करेंगे तो हमारा पैसा आ गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 4 5% ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट। लेकिन वो कैश ही है, आप उसको कैश ही मानो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, इसको साइड कर देते हैं, अब चलते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर मार्केट क्या होता है? कैश इज इक्वल टू एसेट, यस। फ्यूचर मार्केट क्या होता है भाई? अब इसको समझ लो ध्यान से। फ्यूचर मार्केट जो है हमारा, इसको पहले पढ़ लेते हैं। अब फ्यूचर मार्केट इज एन ऑक्शन वेयर पार्टिसिपेंट्स बाय एंड सेल कमोडिटी एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिलीवरी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट लुकिंग फॉर। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब मैं समझाता हूँ। फ्यूचर मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बायर और सेलर के बीच में हो जाता है। ठीक है, पहले समझो फ्यूचर मार्केट, उसके बाद समझाऊंगा क्या चीज, फिर सामने हम जीरोधा पे चलेंगे वापस। ठीक है, क्या है ना, जीरोधा बहुत फेमस है, हालांकि मैं जीरोधा में करता नहीं, मेरा पोर्टफोलियो भी जीरो आपने देखा होगा। मैं करता तो अपने ब्रोकर के पास हूँ, लेकिन जीरोधा के आजकल फेमस बहुत है, सबको पता है, इसलिए हम उसी को यूज करते हैं। चलो, फ्यूचर मार्केट क्या होता है? बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मेरे भाई, जैसे इस महीने, अगर मान लो अगस्त के पहले ही दिन, जिस दिन मंथ स्टार्ट हुआ था, उस दिन किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बायर ने एक सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे भाई तू मुझे ना ये माल बेच दे, तू मुझे 2 लाख रुपए का माल बेच दे, मैं तुझे 31 तारीख को वापस कर दूंगा, क्योंकि कंपलसरी है। एक्सचेंजेस ने उसको बोला हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 31 तारीख तक की है, तो वो 31 तारीख को उसको वापस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देंगे। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि जो भी उसने बाय करा हुआ उसको सेल कर देंगे, बिना आपकी परमिशन के। उनको पूरा परमिशन है, उनको पूरा सब कुछ अलाउड है कि वो कर सकते हैं। ये देखो,
यहाँ पे आ जाते हैं, फ्यूचर लगा लेते हैं। चलो किसका लगा, एचडीएफसी का लगा लेते हैं। ये रहा एचडीएफसी बैंक का अगस्त का फ्यूचर, ठीक है। अब एक तो आपने ये समझ लिया, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो सितंबर का लगाते हैं चलो, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मंथ एंड के पास ही खड़े हैं, सितंबर में आते हैं, ठीक है। भाई ये जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला एचडीएफसी बैंक है, ये कैश है, ठीक है। ये इसको आप इक्विटी बोल लो, आप स्टॉक बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, शेयर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ये कैश का स्टॉक है। और ये इसका सितंबर का फ्यूचर है, बस वाला हटा देता हूं मैं। सितंबर का फ्यूचर है, कितना गैप आ रहा है, 1562 रुपए, 1561 रुपए 50 पैसे आ रहा है इसका कैश। और यहाँ पे ये आ रहा है सितंबर का फ्यूचर 1574 रुपए, ठीक है। एक मिनट रुको guys। ठीक है, इसमें 1574 आ रहा है ना, और ये आ रहा है 1562। अब इसमें और इसमें कितना गैप है भाई, यहाँ पे गैप कितना है, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कितना है, 14 15 रुपए मान लेता हूँ, 15 रुपए का गैप है। ये जो 15 पॉइंट का गैप है ना, 12 13 जो भी है, चलो हमने 15 ले लिया, रख ली, 13 ले लो, चलो कोई बात नहीं, 15 ले लिया हमने। 15 पॉइंट का गैप है, ये लो 13 लिख देते हैं, छोड़ो, ठीक है। 13 पॉइंट का जो गैप है ना, ये क्या होगा, जब यहाँ पे देखो क्या डेट लिखी है, डेट भी देख लो पहले, डेट क्या लिखी है एक्सपायरी की, यहाँ पे लिखी होती है, लिखी है एक्सपायरी की डेट, देखो सबको दिख रही है, ये रही 28/9/2023, ठीक है। यानी कि 28 सितंबर 2023 को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, क्लियर है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 28/9 को एक्सपायर हो जाएगा। अगर कोई बंदा इसके अंदर बाय करता है, एचडीएफसी बैंक का सितंबर का फ्यूचर बाय करता है, तो उसको 28 तारीख यानी 28 सितंबर से पहले इसको स्क्वायर ऑफ करना है। अगर वो नहीं करेगा तो एक्सचेंजेस यानी कि एनएससी ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, ठीक है। 28 तारीख को 3:15 3:20 से पहले पहले ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ये क्लियर है, करना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। अब ये तो हो गया एक, आपको एक मैंने इसका एग्जांपल दे दिया कि फ्यूचर होता क्या है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। फ्यूचर हमेशा मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 90% फ्यूचर हमेशा स्टॉक के मुकाबले, कैश मार्केट के मुकाबले आपको हमेशा प्रीमियम पे दिखेगा, यही होता है, हमेशा प्रीमियम पे दिखेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई अब मैं वो भी एग्जांपल देता हूँ आपको, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा अभी तो, आपको किसी ने आज तक ये नहीं बताया होगा कि फ्यूचर प्रीमियम पे क्यों होता है, या किसी ने बताया भी होता तो सबका अपना एक कॉन्सेप्ट है, मेरा अलग कॉन्सेप्ट है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप फ्यूचर, अगर आपको फ्यूचर बाय करना है, या तो आप एचडीएफसी बैंक का स्पॉट बाय कर लो, स्पॉट का मतलब वही कैश हो गया, या तो आप ये स्पॉट बाय कर लो। मैंने यहाँ पे स्पॉट बाय करा, एक क्वांटिटी बाय करी 1562 रुपए की, तो मेरा मार्जिन कितना रिक्वायर्ड मांग रहा है, ये देखो इंट्राडे में देख लो या लॉन्ग टर्म देख लो, चलो मैंने एक क्वांटिटी बाय करी, कितना मांग रहा है यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन, देखो क्या है, ये दिख रहा है सबको, या और ऊपर करूं, दिख रहा है 1562 रुपए, 1561.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आएगा, 1561.5 ही आएगा ना। 1561 रुपए 50 पैसे लगा करके मुझे एचडीएफसी बैंक का एक शेयर मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका फ्यूचर बाय करता हूं, चलो आप फ्यूचर बाय करेंगे, अगर मैं इसका फ्यूचर बाय करता हूं तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, 550, 550 इसका मिनिमम लॉट साइज है, मुझे वो बाय करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी करता हूं और उसको ऑर्डर डालता हूं तो नहीं जाएगा, ये देखो क्या लिखा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 550। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जा सकता हूँ, यानी कि एक लॉट 550 का है, तो दो लॉट कितने के हुए 1100, तो मैं यहाँ पे 1100 करूंगा तो चला जाएगा, ये देखो नीचे आ गया 2 लॉट लिखा हुआ। क्लियर है स्क्रीन सबको, जूम करके देख लो, थोड़ा थोड़ा जूम करके देख लो, क्लियर नहीं है तो। लोगों के रिप्लाई भी आने बंद हो गए, रिप्लाई करते रहो एंड टू एंड, थोड़ा पता लगता रहेगा। स्पॉट, इक्विटी, कैश, कैश और आपका शेयर, ये सारी एक चीजें हैं, फ्यूचर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो दिख रहा है सबको। तो जब मैं इक्विटी में गया, जब मैं स्पॉट में गया, जब मैं कैश में गया, तो मेरे को एक शेयर लेना था, तो वो 1561 रुपए 50 पैसे का मुझे एक शेयर मिल रहा था, मेरे को सिर्फ 1561 रुपए 50 पैसे देने थे। लेकिन जब मैं फ्यूचर में आया
तो वो मुझे क्या बोलता है कि भाई आपको मिनिमम 550 क्वांटिटी बाय करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप भैया, आप सिमरन सिंह, आप अपने एक बार मोबाइल में चेक करो क्योंकि सबको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अगर एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बाय करना है तो आपके लिए कंडीशन क्या है कि मेरे भाई आपको लॉट साइज 550 क्वांटिटी का लॉट साइज है, आपको 550 क्वांटिटी ही लेनी पड़ेगी। दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया एक्सचेंज ने आपके लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो बहुत अच्छा ट्विस्ट है, जहां पे आपको अब मजा आने वाला है। मजा क्या आएगा? 550 क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको कितना पे करना है? मार्जिन देखो नीचे क्या दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है सबको? 1,53,198, 1,53,198, 1,53,198 ओनली यू हैव टू पे टू बाय दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट 550 क्वांटिटी का बाय करने के लिए आपको 1,53,198 रुपीज पे करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाते हैं कैश में। अब सबसे पहले कैलकुलेटर खोल लेते हैं मेरे भाई, सबसे पहले कैलकुलेटर ही खोल लेते हैं। अभी हम कैश में जा नहीं रहे, हम कैलकुलेटर खोलते हैं, चलो। अब हम इसने जो हमें दिखाई है कैलकुलेशन, हम खुद से करेंगे, हम खुद से करके देखते हैं क्या ये सही बोल रहा है। देखो 550 जो मेरे को क्वांटिटी में बाय कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय जो रेट है इंटू 1574.10, कितना हो गया? 8,65,755 रुपए मेरे एक्चुअल में लगते हैं, बट ये कितने मांग रहा है? 1,53,198 रुपए। कैसे है भाई? हाँ जी, कैसे, कोई बताएगा? 5 मिनट के बाद थोड़ा पॉज लेंगे हम, ठीक है? 5 मिनट के बाद बंद करेंगे, थोड़ा पॉज लेंगे। कैसे, कोई बताएगा कैसे हो रहा है ये जादू कैसे हुआ? एक्चुअल में 8,65,000 रुपए लगने थे मेरे, लेकिन यहाँ पे लग रहे हैं 1,53,198। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो देख लेते हैं। मार्जिन मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन करते हैं। अभी एक कैलकुलेशन देख, आप कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पे। 1,53,198 डिवाइड बाय 8,65,700 मान लेते हैं भाई, 18%। वो कह रहा है जो 8,65,000 रुपये आपको पे करना था ना, उसका आप मेरे को 8,65,000, यही है। 1,53,198 रुपए लग रहे हैं, कितने में से? 8,65 में से कितना हो गया? 17.71% हो गया। वो कह रहा 17.71% का मार्जिन पे कर दो बस आप। ठीक है, आपको ये बाय करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, 1,53,000 रुपये उसने आपसे सिर्फ एक स्पैन मार्जिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो एक कलेक्ट कर लिया कि अगर इन केस, मतलब आप बाय तो कर रहे हो, बट अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, ऊपर जाएगा तो आपका फायदा ही है, अगर नीचे जाता है तो मैंने एक मोटा मोटी अमाउंट पकड़ लिया है। एक्सचेंजेस ने बोला एक 5-7% का अमाउंट आपसे हम ले लेते हैं डिपॉजिट टाइप में। ठीक है, 5-7%, 10%, कभी 15%, कभी 20% तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी। आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा ले रहा होगा, जब कम हो जाती है, जब बिल्कुल ही मार्केट रेंज में आ जाता है तो 5% में काम हो जाता है। तो वो बोलता है कि आपको 8.5 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे 5% दे दो, आप मुझे 8% दे दो, वॉट एवर, आप एक बार इसको करके देखोगे कैलकुलेट, आपको पता लग जाएगा। आप मुझे उतना परसेंट दे दो, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप 550 क्वांटिटी बाय कर लो और उसको होल्ड करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका 1,53,000 रुपये आपके अकाउंट में खड़ा है, तब तक एक्सचेंजेस को कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वो पैसा जाएगा, आपका स्टॉक कट जाएगा, तो आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। सिंपल है ना? तो ये आपने मेरे से 1,53,000 रुपये लिए, जिस दिन वो 1,53,000 रुपये चला गया तो आप मेरे को क्या वापस करोगे? खत्म, जीरो। ठीक है, तो आप कुछ नहीं वापस कर सकते मेरे को, पूरा लॉस। मोस्टली क्या होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं 70 to 80% लॉस पे काट देते हैं। 70 to 80% लॉस आपका आपका इस पे आएगा तो ऑटोमेटिक कट जाता है वो, मोस्टली, मतलब जीरो तक का वेट नहीं होता। लेकिन समटाइम होता है कि गैप अप या गैप डाउन ही खुल गया, आपने 1574 का बाय किया एचडीएफसी, और मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो एचडीएफसी है वो खुला ही सीधा 1450 पे। पॉसिबल है, क्यों नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है फ्यूचर में। तो फ्यूचर की तो सर्किट भी खुलती रहती है, आपको पता है। पहली सर्किट लगेगी लेट सपोज 10% की, अगली फिर लग जाएगी 10% की। फ्यूचर्स की तो सर्किट भी खुलती रहती है। सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में, कुछ भी ऐसा नहीं जो पॉसिबल ना हो। ठीक है, चलो, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये जो आपने 8.5 लाख का माल 1,53,000 रुपए में ले लिया, तो
तो इसके अगेंस्ट में कुछ तो लेगा एक्सचेंज आपसे। मार्केट आपसे कुछ तो मांगेगा कि भाई मैं आपको इतना बड़ा बेनिफिट दे रहा हूं, मुझे भी तो कुछ चाहिए। खाली मुझे ब्रोकरेज दोगे क्या बस? तुम्हारी ब्रोकरेज से मेरा क्या भला होगा? मैं तुम्हें मोटा मोटी 7 लाख रुपए का बेनिफिट करवा के दे रहा हूं, मुझे भी तो कुछ चाहिए। कुछ ब्याज लूंगा, कुछ तो लूंगा। तो क्या लूंगा? क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे? मैं तुमसे मांग रहा हूं प्रीमियम। मैं तुमसे बोल रहा हूँ भैया चलो फटाफट प्रीमियम निकालो अपनी जेब से। ठीक है। एचडीएफसी बैंक का अगर आपको स्टॉक बाय करना था तो आपको 8,65,000 रुपये पे करना था 550 क्वांटिटी बाय करने के लिए। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर में आए तो आपको 1,53,000 रुपये दे करके पूरी 550 क्वांटिटी बाय हो गई। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको नुकसान क्या लगा? एचडीएफसी बैंक का अगर आप स्टॉक बाय करते तो 1,562 रुपए का आपको मिल जाता। लेकिन जब आपने फ्यूचर बाय करा तो 1,574 रुपए का मिला। अब देखो यहाँ पे पहले ही नुकसान बुक हो गया ना। नुकसान देख लेते हैं कैसे बुक हो गया। 1574 माइनस 1561.5, 12.50 इंटू 550, 7875, 6875 इन 6875 तो आपने पहले ही पे कर दिए। 6875 रुपीज आपने पहले ही पे कर दिए मार्केट को। जैसे ही एच डी एफ सी बैंक, यानी कि जैसे ही मार्केट अपनी एक्सपायरी की तरफ चलती है, एच डी एफ सी बैंक जैसे ही एक्सपायरी की तरफ जाएगा जो 28 सितंबर की है, तो ये जो दोनों रेट देख रहे हो आप, 1574 और 1562, ये दोनों रेट्स, ये दोनों रेट्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सेम रेट पे आ जाएंगे। उस टाइम पे जो भी रेट चल रहा होगा यहाँ पे स्पॉट में, उससे मैच कर जाएगा फ्यूचर। तो मार्केट को आपके 6875 रुपए का तो बेनिफिट मिल ही रहा है। ठीक है। अब ये आपकी काबिलियत है कि आपने उसको बाय करा फ्यूचर को और वो ऊपर चला गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है। स्प्रेड ट्रेडिंग बाद में बात करेंगे, अभी स्प्रेड ट्रेडिंग की बात ही नहीं करें, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है। चलो पॉज ले रहे हैं भाई 5 मिनट का, 5 मिनट का पॉज ले रहे हैं। जिसको कुछ काम हम निपटाना है निपटा लो अपने, वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो।